हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सोनू सर फ्रॉम ग्वालियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं पेपर सेट नंबर 33 सीजीएल का। तो बिना समय गवाए हम इस पेपर सेट को शुरू करते हैं। तो देख लेंगे, यहाँ पर पेपर सेट नंबर 33 है और एसएससी सीजीएल में 26/07/2023 और एक कौन सी शिफ्ट है बेटा? शिफ्ट 1 है। तो बिना समय गवाए हम लोग इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। अ स्ट्रॉन्ग मैन इज मेडिटेटर बिटवीन द डिवाइन एंड द मॉर्टल फेथ। तो पहली बात हमको पता चलना चाहिए कि मॉर्टल का मतलब क्या होता है। मॉर्टल का मतलब होता है जो जिसकी मृत्यु हो जाए, यानी प्राण घातक मृत्यु होना। ठीक है। अब मेरे वीडियोस में आपको अलग से आवाज़ आ रही होगी, छोटे छोटे से पिल्ले हैं। बाहर बारिश हो रही थी तो मैं उनको अपने रूम के अंदर ले आया हूँ मैं। अब वो शोर मचा रहे हैं, अब क्या करें, वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। ओवर जोइड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल ज़्यादा मस्त होना, बिल्कुल सही होना। ठीक है। और लेथल का मतलब क्या होता है? प्राण घातक होता है। लेथल का मतलब क्या होता है? प्राण घातक। सिंसियर का मतलब क्या होता है? गंभीर। और डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है? आनंदित, यानी जॉयफुल या जॉयस। तो अभी क्या चाहिए? प्राण घातक चाहिए। मृत्यु के लिए क्या हो जाएगा बेटा? सिनोनिम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है। अब नंबर 2 आ जाइए। 2 क्या कह रहा है? आपको एंटोनिम बताना है। द प्रोफेसर्स लेक्चर्स वेरी कंट्रोवर्शियल एंड सो टीडियस। टीडियस का मतलब क्या देने वाला? थका देने वाला। कैसा मतलब? बोरिंग टाइप का, काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला, लंबा या उबाऊ लेक्चर हो। एक मिनट तब कर दें इसको। थका देना क्या होता है इसका मतलब? एक सही सेटलमेंट कर दूं मैं इसको। थका देना। ठीक है, थका देने वाला। अब ये आइडियल पे वर्ड आ गया हमारे पास में। आइडियल का मतलब क्या था? ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल खाली बैठा रहता हो, बिल्कुल मतलब निठल्ला टाइप का, कोई काम नहीं करेगा। ठीक है। फिर है हमारे पास में बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है? सभी को मालूम है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा चीज़ बोरिंग हो, उबाऊ। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, कोई चीज़ हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे। इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें इंफॉर्मेशन हो, जानकारी हो, है ना, ज्ञानवर्धक। तो अभी देखिए, थका देने का हमको बताना है। टीडीएस का उल्टा क्या हो जाएगा? थका देने का उल्टा क्या हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, यहाँ टीडीएस का एक और मीनिंग निकल सकता है बेटा, बोरिंग। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। वी लिव्ड वेरी फ्रूगल लाइफ ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड। तो फ्रूगल का मतलब क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए हमको। ठीक है। और बताना क्या है? इसका एंटोनिम बताना। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। अब देखिए, जब बचपन में हम कुछ कमाते नहीं हैं तो हम कैसा जीवन जीते हैं? काफ़ी ज़्यादा कंजूसी का जीवन जीते हैं। ठीक है। जैसे 1-2 रुपया भी मिल जाता तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। वेरी का मतलब थका हुआ। रेकलेस का मतलब क्या होता है? केयरलेस, लापरवाह। सीवियर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गंभीर हो, सीरियस हो। और एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब क्या होता है? जो खर्चालू हो। तो हमको क्या निकालना है बेटा इसका? कंजूस का उल्टा क्या होता है? खर्चालू। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पर। 4 क्या कह रहा है इसको जान लेते हैं। 4 वाले क्वेश्चन में दिया है वन में अकम्प्लिश मैनी थिंग बाय अ लिटिल एफर्ट। तो पहले ये देख लेते हैं हम लोग, अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है। अकम्प्लिश का मतलब होता है प्राप्त करना। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, यानी गेट। अच्छा, रिटेन का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। बनाए रखना। मिस का मतलब क्या हो जाता है? छूट जाना। मिस का मतलब क्या होता है? छूट जाना। अच्छा, क्वालिफाई मालूम है? पास हो जाना। पास हो जाना। और एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? निष्पादित करना। एग्जीक्यूट, निष्पादित करना। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कोई चीज़ आपको प्राप्त हो गई है, उसका अपोजिट आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। प्लीज़ बेटा, अलग से इसमें एक आवाज़ आ रही होगी, छोटे पिल्लों के रोने की आवाज़ आ रही होगी, तो आप उसको इग्नोर कर दें भैया ध्यान से। तो बाहर बारिश हो रही है और बच्चों को रखने की कहीं कोई जगह नहीं है, तो मैं इसलिए अपने रूम के अंदर ही ले आया हूँ। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बेटा उसको इग्नोर करके आप आगे की तरफ को बढ़ेंगे। आप सिर्फ मेरी आवाज़ पे ध्यान रखेंगे। अब क्या करें, उनकी सब व्यवस्थाएं करनी है, छोटे बच्चे हैं वो। वाइल, अब देखिए एंटेनिम्स आपको बताना है, विपरीतार्थी। वाइल मोस्ट फ्रेंड परसुएडेड हिम टू चूज द कैरियर, देयर वर अ फ्यू हु डैश हिम फ्रॉम डूइंग सो। अच्छा, परसुएडेड का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताइए भैया। परसुएडेड का मतलब होता है वाइल ज़्यादातर लोगों ने उसको मनाया।
कैरियर को चूज़ करने के लिए, उसका अपोजिट बताना है भाई। परसुएडेड का मतलब होता है किसी को एग्री करना। ज़्यादातर लोगों ने उसको बोला कि कैरियर को सिलेक्शन के लिए उसको ज़्यादातर लोगों ने सलाह दी, लेकिन केवल उनमें से कुछ ही लोग थे जिन्होंने उनको उसको क्या करा, पहले तो बोला गया आप कैरियर का सिलेक्शन कर लीजिए, और कुछ लोगों ने उसको मना कर दिया, यानी अपोजिट बताना है ना। सहमत का उल्टा क्या हो जाएगा, असहमत। एवेडेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टाल देना, आगे के लिए बढ़ा देना। डिसएस्वेड का मतलब होता है रोक देना या मना कर देना। बॉम्बार्ड का मतलब क्या होता है, बौछार, क्या होता है, बौछार। नेक्स्ट है सिचुएटेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ स्थित हो। अभी किसकी रिक्वायरमेंट है, देखिए ध्यान से, डिसवेडेड आएगा। देखिए परसुएडेड का मतलब होता है एग्री होना, और डिसवेडेड का मतलब होता है रोक लगा देना। आप कैरियर में कुछ कर रहे हैं, तो मैंने आपको परसुएडेड किया, आपको एग्री किया कि बेटा एसएससी के अंदर एक अच्छा कैरियर है। फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने बोला नहीं एसएससी में कोई अच्छा कैरियर नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, डिसवेडेड कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। पहला वर्ड है इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब क्या होता है, अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। इलिजिबल का मतलब क्या था, अपठनीय, किसी की हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा खराब हो कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता। इलिटरेट का मतलब क्या होता है, अनपढ़। और इनऑडिबल का मतलब क्या था, अश्रव्य, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। तो इजीली आपको पता चल रहा है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, अपठनीय, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए। आफ्टर फिनिशिंग द असाइनमेंट, असाइनमेंट फिनिश करने के बाद में द एम्प्लॉय मेक अ डे, एम्प्लॉय ने क्या कर लिया भैया, पूरा असाइनमेंट करने के बाद में एम्प्लॉयमेंट ने क्या कर लिया, अपने काम को फिनिश किया। कॉल अ डे, कॉल अ डे का मतलब क्या होता है बेटा, किसी काम को समाप्त करना, स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो भैया एम्प्लॉय दिन भर काम कर रहे थे असाइनमेंट के ऊपर, जब उनका असाइनमेंट खत्म हो गया तो उन्होंने क्या कर दिया, कॉल इट अ डे। ये बेटा रिपीट आया है पेपर में, 2 से 3 अटेम्प्ट आ चुका है पेपर में। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 8 पर। 8 क्या कह रहा है देखिए अनीता कीप्स, ये जो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मुहावरों के बारे में बता रहा है। अनीता कीप्स ऑन रिपीटिंग, अनीता बार बार एक ही चीज़ कहती आई है, दैट इज शी इज इनोसेंट, वो क्या है, इनोसेंट है। बट देयर इज डैश, अच्छा, अनीता हमेशा यही बात कहती आई है कि वो इनोसेंट है, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता है, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। इसका मतलब क्या होता है, संदेह होना, यानी डाउटफुल होना। क्या होना, डाउटफुल सिचुएशन होना। तो यहाँ पर देखिए बिना गलती के किसी को सजा नहीं मिलती है, बिना आग के धुआं नहीं मिलता है, बिना गलती के किसी को सजा नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा बाकी देखिए क्या है, नो रबिंग ऑन द शोल्डर, इसका मतलब होता है मेल जोल ना खाना, मेल जोल ना खाना। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब क्या होता है, कुछ भी पसंद ना होना, दो लोगों के बीच में कोई शत्रुता की भावना हो जाना। नो पुलिंग अप आउट ऑफ द सॉक्स का मतलब क्या होता है, कोई प्रयास ना करना, कोई प्रयास ना करना। ठीक है, चलिए तो ये मैंने सारे के सारे इसके हिंदी मीनिंग बता दिए। जो प्रॉपर बनेगा जो आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 किस तरीके से काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखते हैं, सून आफ्टर द डॉक्टर गेव हर द नेक्स्ट डैश ऑफ मेडिसिन। भाई सुनिए, मेडिसिन का क्या होता है, मेडिसिन की डोज होती है, लेकिन कौन सी वाली डोज, ये वाली डोज, डोज ऑफ मेडिसिन, एंड द पेशेंट बिगेन टू डोज। इस डोज का मतलब होता है स्लीप। डॉक्टर ने दवाई दी और पेशेंट क्या, सोने के लिए चला गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 पर आइए। शकुंतला देवी वाज बोर्न ऑन 4 नवंबर 1929 इन हर चाइल्डहुड शी डैश टू स्कूल। देखिए शकुंतला देवी का जन्म हुआ था 4 नवंबर 1929 को, और बचपन में वह स्कूल जाया करती थी या स्कूल जाती थी। क्या आंसर लगाओगे बेटा, रुको 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 जरा, क्या बोला गया है, अच्छा ये पास्ट टेंस की घटना है। इससे बेटा ऑप्शन नंबर 4 आएगा आंसर। क्या आएगा, शी हैड नेवर बीन टू स्कूल, और वो कभी स्कूल नहीं गई थी। ठीक है, उनका जन्म 4 नवंबर को हुआ था और वह कभी स्कूल नहीं गई थी। बाकी सारे आंसर इसमें मैच नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है,
11 पर आइए। 11 किस तरीके से काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया क्या है, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, गलत स्पेलिंग का चयन करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे सारी स्पेलिंगों को चेक कर लेते हैं और उनके हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। परजर्वेंस का मतलब क्या होता है, दृढ़ता, लगातार किसी चीज़ के लिए प्रयास करते ना। प्रेपोंडरेंस का मतलब क्या होता है, प्रधानता। प्रिजर्वेंस का मतलब क्या होता है, संरक्षण। और प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, प्राथमिकता, किसी चीज़ को प्राथमिकता देना। अभी हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, स्पेलिंग एरर की। तो देखिए प्रिजर्वेंस में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, प्रेपोंडरेंस में भी नहीं है, प्रिजर्वेशन में भी कोई नहीं है, प्रेफरेंस में केवल एक सिंगल एफ आता है, डबल एफ नहीं आता। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूँ। 12 कैसे आएगा, शी इज इन एन हरी टू मीट हर ब्रदर। पता है सुनने में इतना आश्चर्य लगेगा बेटा, ये मैंने आपको नाउन चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसके अंदर ये मैंने कंसेप्ट डाला था, इन अ हरी वाला। तो आप लोगों को उस समय भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ इस वीडियो लेक्चर में भी, कभी भी इन हरी होता है, इन अ हरी या इन एन हरी नहीं होता है। इन हरी का मतलब होता है जल्दी में, ये पूरा फ्रेज है। यहाँ से इस आर्टिकल में आप यूज़ नहीं करोगे, केवल ऑप्शन नंबर 1 का यूज़ होगा। प्लीज़ बेटा आर्टिकल चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ आर्टिकल चैप्टर में से लगातार क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ठीक है। और एक फ्री हिट चैप्टर है, इजी चैप्टर। देखिए, देयर इज अ चार्म ऑन द मिड नाइट इन द एयर, मिड नाइट एयर विच ऑल कैन नॉट एक्सपीरियंस। तो बेटा इसका जो आंसर बनेगा बेटा, इन द मिडनाइट हो जाएगा, ऑन द मिडनाइट नहीं, समय की बात है, उस समय के दौरान, तो इन द मिडनाइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 14 पर आइए। 14 किससे रिलेट करता है, 14 वाला स्पेलिंग एरर से रिलेट करता है, तो सारी स्पेलिंगों को चेक करना पड़ेगा। चिल्ड्रंस की स्पेलिंग यहाँ पहले वाले में गलत है, कैंसर है। दूसरे में ठीक है, तीसरे में ठीक है, चौथे में ये गलत है। अब दो में से किसी एक का फैसला लेना है। प्लेइंग सही है, इन द गार्डन, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन ठीक है। ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट, यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट की स्पेलिंग गलत है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है, ये गलत है थर्ड वाला। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। 15 को कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए। एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। अगर आपके पास में एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करोगे, इज एम आर के बाद में क्या लगाओगे, बीइंग, और फिर लगा दोगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी देखिए क्या आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, सब्जेक्ट आ रहा है, इज एम आर आ रहा है, फोर्थ फॉर्म आ रही है, और ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यानी एक्टिव वॉइस दिया है, हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो देख लीजिए, आर के बाद में बीन, कैंसल। आर के बाद में बीइंग आ रहा है, चलिए अभी इसको होल्ड करके रखते हैं। आर के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, कैंसिल करिए। हैव बीन आ रहा है, कैंसिल करिए। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2, जो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, सभी फॉर्मूलों को फुलफिल करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूंगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुआ वाला जो फॉर्मेशन है वो यही है बेटा, कि एक्टिव वॉइस में अगर सेकंड फॉर्म हो तो पेसिव वॉइस में क्या आती है, वाज वर, और थर्ड फॉर्म आती है पेसिव वॉइस बनाते समय। अभी क्या करना है, दोज 4 पेजेस वर टॉर्न, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वाज वर के साथ में क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। आपको क्या चाहिए बेटा, सेकंड फॉर्म चाहिए। द जैक, अच्छा 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 अच्छा, चलो देखते हैं। द जैक टोर, सेकंड फॉर्म आ रही है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ, दोज दिया हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ है, दीज, तो ये कैंसिल हो गया। जैक टीयर्स फर्स्ट फॉर्म है, ये कैंसिल हो गया। ये टीयर आ गया, कैंसिल हो गया। सेकंड फॉर्म चाहिए और दोज भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। प्लीज़ बेटा आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा कि आपके वीडियो लेक्चर में बहुत एडिशनल शोर आ रहा है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो छोटे छोटे से बच्चे हैं और वो सर्दी की वजह से बड़े परेशान हैं, इसलिए मैंने उनको रूम के अंदर ले आया हूँ मैं। नंबर 17 पर आते हैं, और 17 वाले में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 17 में दिया हुआ है, वैन मिस्टर सिन्हा केम टू सी वाराणसी इन 1990, नूपुर हैज़ ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। अच्छा, और क्या किया, अच्छा सुनिए, ऊपर वाला ये जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन है अपने पास में, ये पूरा सेंटेंस, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में क्या किया गया, अंडरलाइन कर दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हमको देखना पड़ेगा। मिस वैन मिस्टर सिन्हा केम, केम कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। केम टू वाराणसी इन 1990, यानी इधर तक तो कोई एरर मेरे को लग नहीं रही है। नुपुर हैज़, हैज़ नहीं बेटा, क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए।
पास्ट टेंस की घटना है ना, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस होना चाहिए। इसको करेक्शन करो, हैज़ की जगह क्या करोगे बेटा, हैड। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं है इसको सॉल्व करने। पास्ट टेंस की कंस्ट्रक्शन होगी ना तभी। ठीक है, अब भैया ये सबसे बड़ा सिरदर्द है और इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको कैसे शॉर्ट आउट करना है। पहले तो मैं कोशिश करूंगा ट्रिक से सॉल्व करने की। देखिए रिपीटेशन क्या है, ए और ए का रिपीटेशन है, सी और डी का कोई रिपीटेशन, सी और बी का रिपीटेशन नहीं है, तो मैं साइड कर देता हूँ। ए और ए से बनाने की कोशिश करता हूँ, या तो ए के बाद में बी आ जाएगा या ए के बाद में सी आ जाएगा। एक अगर समझ में आ गया तो बाकी तो पूरा बन ही जाएगा। इंडिया हैज़ एन अपबीट विजन of an liberal, non-violent and relative pluralist democracy of the non-threatening global leadership। भारत में क्या है, ये एक ऐसा जहाँ पर मुक्त विचार हैं, अहिंसावादी हैं, जहाँ पर हम डेमोक्रेसी के अंदर प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, जहाँ पूरे सभी लोगों के लिए समान अधिकार है। इस तरह की डेमोक्रेसी में हम रहते हैं। एपिक्स फ्रॉम द मैथोलॉजी लाइक महाभारत एंड रामायण आर लाइक इट। देखिए भैया अचानक से एपिक की बात कैसे हो गई है, अभी तो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, अचानक से महाभारत कहाँ से आ गया इसके अंदर, नहीं। उससे पहले क्या हुआ थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। लुमिनियर्स कौन होते हैं, प्रकाश करने वाले, जिन्होंने हमारे देश के अंदर प्रकाश दिया है, यानी कि ज्ञान के दम पर, कला के दम पर। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर एज वेल एज द आर्ट ऑफ द लिटरेचर, म्यूजिक, डांस एंड द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, आयुर्वेदा जनरेट द स्टैगरिंग एरे ऑफ द सॉफ्ट पावर एसेट्स, हाईलाइट द इंडियाज अपील टू वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। तो देखो भैया ऐसा हुआ है सिचुएशन के अंदर कि ये कुछ ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिन्होंने हमको क्या दिया है, ज्ञान दिया है। ठीक है, महात्मा गांधी हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर, कुछ नाम दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से पहले देश हमारा कैसा है, बहुत ही ज़्यादा मुक्त विचारों का देश है। पहला वर्ड ये हो गया, दूसरा सी हो गया। अब तीसरा वाला देखिए, विद अशोका, अब पास्ट टेंस में चले गए। विद अशोका बुद्धा गांधी सर्व द प्राइमरी लीडर्स इंडियन आर नोन देयर कोर वैल्यूज हार्मनी एंड फ्रेटर्निटी। भैया अशोक, बुद्ध और गांधी जी, इन लोगों के जीवन के अंदर क्या हुआ, अहिंसा, पहले हिंसा फिर अहिंसा। तो अहिंसा का इन्होंने पाठ पढ़ाया, हम सॉरी हाँ अहिंसा का पाठ पढ़ाया इन्होंने। अब देखिए, हाँ अब हम लोग पहले प्रेजेंट में थे, प्रेजेंट से कहाँ गए, हम थोड़ा सा पास्ट में गए, अशोक बुद्धा तक गए, अब बहुत ज़्यादा पास्ट में जा रहे हैं। एपिक, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। एपिक फ्रॉम महाभारत, रामायणा आर लाइकेंड टू द क्लासिकल ग्रीक वर्क लाइक द ओडिसीज एंड इलियाड। जैसे हमारे भारत में महाभारत और रामायणा है, उसी तरह से ग्रीक के अंदर ओडिसी और इलियाड्स हैं। ये कब से कब तक बनी थी, ये पहली शताब्दी से लेकर 1000 शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट है हमारे पास में, इंडिया वाज लॉडेड एज द गोल्डन बर्ड। इंडिया को क्या बोला गया था, गोल्डन बर्ड किया गया था फॉर इट जीडीपी विच वाज हायर देन द चाइना एट द टाइम। उस समय चाइना की जीडीपी से ज़्यादा जीडीपी हमारी थी और हमको सोने की चिड़िया बोला गया था। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए मैं थोड़ा सा और बढ़ता हूँ आगे की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 19 किस तरीके से काम कर रहा है उसको भी देखते हैं हम लोग। 19 वाले में क्या करना है, 19 वाले में ही बेटा ABCD अरेंजमेंट एरर दिया गया है। और इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, पहले तो क्वेश्चन का सीक्वेंस देखिए, कोई रिपीटेशन आ रहा है क्या गिवन वर्ड के अंदर, किसी प्रकार का कोई रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, कोई रिपीटेशन देखने को नहीं मिल रहा, ना तो ABCD कोई भी रिपीटेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो बस अब शुरू हो जाइए भैया, कैसे क्या क्या आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये 2004 है, ये 2003 है और ये 2005 है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि इनका सीक्वेंस मिला दो। पहले क्या आएगा 2003, यानी किस में आएगा, ये आएगा ए में। फिर लगा दीजिए 2004, किस में आएगा, ये आएगा बी में। फिर लगा दीजिए 2005, ये किस में आएगा, डी में। ABD किस में आ रहा है वो देखो एक साथ में, इसमें आ रहा है ABD, नहीं आ रहा। ABD इसमें आ रहा है, ठीक है। फोर्थ वाले में ABD आ रहा है, नहीं आ रहा। एक ABD इसमें आ रहा है। तो यानी कि 3 सेंटेंस का सीक्वेंस मिल गया। बस अब हमको ये देखना है कि सी वाला जो लेटर है वो पहले आएगा कि बाद में आएगा, बस इतना देखना। अब पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए
सी वाले को अगर पढ़ता हूँ तो मेरे को ये लगता है स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। एंड्रॉयड इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द सेलुलर टेलीफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर। एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसके लिए है? टेलीफोन के लिए और कंप्यूटर टैबलेट के लिए है ये। तो इससे सेंटेंस की शुरुआत ज़्यादा सही रहेगी क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अगर आप पूरा पढ़ोगे, बाकी का पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें तो सीक्वेंस ईयर वाइज दिया हुआ है, तो वहाँ इतना दिमाग मत लगाना, वहाँ कंटिन्यू ईयर वाइज दिया हुआ है तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया वो। इतना उसमें विचार मत करना कि नहीं वो एक एक वर्ड का मीनिंग में लगे रहे, फिर तो हो गया पेपर, आपने कर लिया और हो गया सिलेक्शन फिर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। 20 क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा घातक होने वाला है। सी, बी, बी और बी। सी वाले ऑप्शन को कैंसिल करिए, बी और सी, यानी बी के बाद में 100% क्या आएगा? सी आएगा। अब अरेंज करके देखते हैं क्या ये सही है हमारी अरेंजमेंट। इन रिलीजियस बिलीफ अ सेंट इज अ पर्सन who is viewed as the possessing or uncommon degree of the holiness and similarity of the proximity of the god। proximity का मतलब क्या था? nearness। देखिए भैया, हमारे पास में क्या होता है, हमारा धार्मिक विचार ये होता है, विश्वास ये है कि संत एक वह व्यक्ति होता है जिसके पास में कुछ पवित्र शक्तियाँ होती हैं, कुछ समानताएं होती हैं और भगवान के वो करीब होता है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। अब सी लगाएंगे। द टर्म सेंट however is used differently depending on the setting and the denomination। भैया ये जो संत है यानी साधु का जो शब्द है उसका समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से उसका जो है आकार और विचार बदलता रहता है। फिर अब हमने लगाया, क्या लगाया बेटा? बी के बाद में सी। अब बी के बाद में सीधा देखिए ए। इन कैथोलिक है ना, कैथोलिक्स में क्या होता है वो देखेंगे। कैथोलिक्स में हो जाता है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, एंग्लिकन्स, ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स, लुथारियन टीचिंग, ऑल आर देयर फेथफुल डिपार्टेड इन हेवन एंड कंसीडर द सेंट। ठीक है भैया, जितने भी ये कैथोलिक आए, ईस्टर्न आए, एल्गेनियन आए, ओरिएंटल आए, लुथेरियन आए, इसके अंदर सबके अंदर इनको बताया गया है कि जो संत वही होते हैं जो स्वर्ग के मार्ग की ओर जाते हैं। ऑल द सम आर डिम डिजर्व फॉर द प्रेज एंड इम्यूलेशंस। और कुछ कुछ कैसे होते हैं इसके अंदर, कुछ लोग इनका अनुकरण भी करते हैं। ठीक है, जो संत हैं उनका अनुकरण भी किया जाता है। 4th आ जाएगा। सम सेंट्स रिसीव ऑफिशियल एसिलिस्टिकल रिकॉग्निशन एज अ रिजल्ट पब्लिक कल्ट of the veneration through the process of the conifications, कैथोलिक चर्च एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ द ईस्टर्न। और कुछ ऐसे साधु संत होते हैं जो क्या करते हैं, चर्च में रहकर पूजा पाठ करते हैं या उनके प्रोसेस को, भगवान तक पहुंचने के प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो बेटा देखिए, मैं कोशिश ये है कि मेरे कम समय में जल्दी से जल्दी मैं आपको डेटा डिलीवर कर सकूं और सारी चीज़ों को, एक एक शब्दों को एक्सप्लेन कर सकूं मैं। आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पर। ये क्या कह रहा है? वी नो इन्फिनेटिवली, है ना, इन्फिनेटिवली का मतलब क्या था? अनंत। हम जानते हैं, वी नो इन्फिनेटिवली डैश अबाउट द वेल्दी पीपल ऑफ द इजिप्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या, वेल्दी पीपल ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के लोगों के बारे में जानते हैं। देन वी डू अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल। और जो उधर पर कुछ देखिए, इजिप्ट के अंदर पिरामिड बने हुए हैं तो उसमें कुछ राजाओं के बने हुए हैं और कुछ सादा लोगों के लिए बने हुए हैं, साधारण लोगों के लिए बने हुए हैं। एज मोस्ट मैन्यूमेंट्स वर मेड फॉर द रिच। ज़्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स है वो किसके लिए बने हुए हैं? धनिक लोगों के लिए बने हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देन आ रहा है। देन का मतलब क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। इसका यूज़ होगा कंपैरेटिव। तो जो मोर होती है बेटा वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मोर अबाउट। अब देखिए यहाँ तक हमने रिच तक पढ़ लिया था। अब इसके 1 मिनट इसको सही कर लें। काम मिट गया क्या? Houses in which the ordinary Egyptian lived have not been preserved and when most people die they were dash। देखिए इजिप्ट की जो सभ्यता थी उसके अंदर जो राजा महाराजाओं की जो पिरामिड है उनको तो सुरक्षित रखा गया, लेकिन जो साधारण लोग थे उनके पिरामिड को सुरक्षित नहीं रखा गया और कई सारे लोग मर गए उसके अंदर। और ये कैसे मर गए? दफन होकर। वर्ग के बाद में क्या आएगी? वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और पास्ट टेंस की घटना है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बरीड। बरीड का मतलब क्या होता है? दफन हो जाना मिट्टी के अंदर। इन सिंपल ग्रेव, साधारण जो वो थे, मतलब साधारण क्या कहें, ये
कब्र, ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र, साधारण कब्र के अंदर उनको दफन कर दिया गया। मोस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन डैश द ओल्ड किंगडम्स आर मोन्यूमेंट्स ऑफ द रिच। भैया ज़्यादातर हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके बारे में है? अबाउट द ओल्ड किंगडम, पुराने किंगडम के बारे में है। ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में किसके बारे में है? ओल्ड किंगडम के बारे में। अरे यार बस रुक जाओ महाराज, कंप्यूटर महाराज, पढ़ाने दो, बस 2 मिनट और हैं, फिर कर लेना जो करना है आपको। यहाँ पर अबाउट वर्ड आएगा ऑप्शन नंबर 23 के अंदर। किसके बारे में? पुराने राजाओं के बारे में है ज़्यादातर। ऑफ द रिच, और कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसे रिच लोग थे उनके बारे में भी है। रिच किस तरह के? लाइक ब्राह्मण्स। कैसा आएगा? यहाँ पे थोड़ा कट रहा होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डैश पिरामिड्स एंड टॉम्स। उसके अंदर कई सारे ऐसे रिच लोग भी हैं, पढ़े मतलब धनवान लोग हैं, जिनके बारे में यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा लाइक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इवन पेपरी come mainly from the pyramid temple and dash this does not mean that earth was the Egyptian only preoccupations। तो भैया ध्यान रखिए कि उसके अंदर कुछ और भी कैरेक्टर थे पेपरीज से जो आए थे पिरामिड्स के मंदिरों में, उनको क्या बोला गया? इवन पेपरीज कम मेनली फ्रॉम द पिरामिड मंदिरों में से ही पेपरीज आए थे, बाहर की तरफ निकल कर आए थे, यानी उसी से जुड़े हुए। बट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट डेथ वाज द इजिप्टियन ओनली प्रीऑक्यूपेशन। ऐसा नहीं कि केवल मृत्यु हुई इजिप्टियन लोगों का एक पहले एक मतलब मृत्यु हुई इजिप्टियन लोगों के लिए एक पहचान है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों ने क्या करना है? आंसर ऑप्शन नंबर 4 करना है। आज के सेशन में बेटा इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। सी यू टुमारो, बेस्ट ऑफ लक।